हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और आप सभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ कक्षा 11वीं का गणित। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बहुत ठीक हो, काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं के गणित विषय में शंकु परिच्छेद नाम के अध्याय, जो कि अध्याय नंबर 11 है। उसमें प्रश्नावली 11.1 की। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो कुछ भी पढ़ाता सब कुछ है और पूरी तरह से मुफ्त। आपकी प्रश्नावली का, आपकी किताब का एक एक प्रश्न यहां हल किया जाएगा। प्रश्नावली 11.1 का कोई भी चीज छूटेगी नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने व्रत को इसके पहले नहीं पढ़ा है तो व्रत के सवाल फिर भी आप कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। जो पहला प्रश्न है वो कुछ ऐसा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 1 से लेकर 5 तक प्रत्येक प्रश्न में व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करने से पहले अपन इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता लगने वाली है उनको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। थोड़ा जरूरी है यार। देखो वन बाय वन क्या चीजें जरूरी हो सकती है। पहला हम लोगों ने यह देखा था कि यदि व्रत का केंद्र x1, y1 है ना। देखना क्या था, यदि केंद्र x1, y1 है और त्रिज्या जो है वो r के बराबर है। किसके बराबर? r के बराबर। तो इस व्रत का जो समीकरण होगा वो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। कैसा समीकरण लिखते हैं हम लोग? x का x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। स्पेशल केस ये हो सकता है इसका एक स्पेशल केस है जो कि अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था। स्पेशल केस ये है कि अगर x1, y1 की जगह पर 0,0 हो, 0,0 मतलब जो केंद्र हो वो मूल बिंदु हो, तो x1, y1 की जगह पर आप 0,0 रख देंगे। क्लियर है क्या? अगर हम 0,0 रख देंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर r का वर्ग। और एक बात बताऊं, शंकु परिच्छेद में व्रत काफी आसान है, तो सिंपल सवाल बनने वाले हैं। पहला सवाल जो है वो ऐसा है कि केंद्र 0,2 है और त्रिज्या 2 इकाई है। डन। तो इस सवाल को ऐसे समझने की कोशिश करो पहले तो, है ना। अपन सारे सवाल को वन बाय वन समझेंगे, पर अपन ने जो मेन फंडा था वो लिख लिया एक जगह। केंद्र 0,2 मतलब यहां पर कहीं है। और अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आप होना चाहते हो तो 0,2 y अक्ष पर होगा, है ना जी। ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो 2 इकाई है। अब यहां पर आपको छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन भी कराए जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। देखना क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे। सो नाउ इन दिस केस कैन यू से कि इस केस में x1, y1 की जगह पर 0,2 दिया है, हाँ जी, और r की जगह पर भी 2 दिया है। देखने की कोशिश कर लो तो क्या यहां पर समीकरण ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है समीकरण x माइनस x1, जैसा कि हम लोगों को पता है, का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। ठीक है। या आपको एक ट्रिक भी दूंगा बेसिकली मैं। x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। यहां से तो मिलती, देखिए आंसर ये आ चुका है ना, यहां ये आंसर आ चुका है। इस आंसर से आप कुछ भी स्पेशल नहीं बोल पाएंगे, दैट इज योर आंसर। लेकिन इसे सिंपल कर लेते हैं a माइनस बी के वर्ग से। x माइनस 0 का वर्ग तो x का वर्ग, है ना। सिंपल सी बात है। प्लस y माइनस 2 का वर्ग, तो सर एक छोटा सा सूत्र लगता है, क्या होता है? a माइनस बी या a प्लस बी, है ना। इन दोनों का जो वर्ग है वो ऐसा होता है, a का वर्ग माइनस या 2ab प्लस b का वर्ग। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो यहां माइनस। तो y माइनस 4y प्लस y का वर्ग मतलब 4 बराबर 4। ये 4 से 4 कटा, तो फाइनल समीकरण ऐसा आया, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 4y बराबर 0। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस व्रत के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है? बहुत नाइंसाफी क्यों हुई है? क्योंकि हमने ऐसा तो समीकरण नहीं देखा था। ऑब्जर्वेशन की बात है ये टोटल,
कुछ नहीं और। बहुत आप यहां से एक बढ़िया सी ट्रिक भी ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात है कि हमने ऐसा तो समीकरण नहीं देखा था, हमने जैसा समीकरण देखा था वो समीकरण ऐसा था, एक मतलब मानक समीकरण जिसे हम लोग कह रहे थे कि इसको सरल करेंगे तो ऐसा मिलेगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ऐसा। अब इस समीकरण में अगर आप गौर से देखो तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग तो यहां पर है, x वाला भाग नहीं है, x वाला भाग नहीं है। देख लो यहां पर कहीं x वाला भाग है क्या, x का वर्ग है, सिर्फ x वाला भाग है क्या, नहीं है। अगर सिर्फ x वाला भाग नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में g बराबर 0 है ना। और यदि g बराबर 0 है तो आप देखिए g बराबर 0 होने का मतलब इसका केंद्र जो था वो 0,2 था। तो यदि g बराबर 0 है तो मान लेना कि इसका जो केंद्र है वो y अक्ष पर स्थित है। कहां पर, y अक्ष पर स्थित है। ठीक, देख लो अगर g बराबर 0 आता है तो क्लियर है क्या, क्लियर है। दूसरा, यदि f बराबर भी 0 हो जाए, ये एक स्पेशल केस है, अगर f बराबर 0 हो जाएगा तो ये वाला पद नहीं रहेगा, तब आप कह सकते हैं कि इस केस में केंद्र x अक्ष पर स्थित है। कहां पर, x अक्ष पर स्थित है। यह दूसरा पॉइंट है। अब इस फोटो को थोड़ा गौर से देखो, मैं इसे फिर से बना रहा हूं ना, इसे अपन थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो फटाफट यार, ये एक ऐसा x अक्ष और y अक्ष है, 0,2 केंद्र है, 0,2 इसका केंद्र है, तो यहां कहीं मान लेते हैं 0,2 और ये 0,2 है, ये 1 है और ये 0,0 है, 0,1 है और कहीं ये 0,0 है। अब मेरी बात को बड़े गौर से देखो, सुनो, अगर इसकी त्रिज्या, जैसे अगर ये वृत्त केंद्र O है तो इसकी त्रिज्या भी 2 है, तो जब ये वृत्त घूमेगा तो यहां से यहां पर पहुंचेंगे 2 त्रिज्या पर, मतलब 2 त्रिज्या बनाने के लिए वृत्त को मूल बिंदु से गुजरना पड़ेगा। कहां से गुजरना पड़ेगा, मूल बिंदु से। एक स्पेशल केस है कि भाई साहब दुनिया में बहुत सारे वृत्त हैं, दुनिया में बहुत सारे वृत्त हैं और वृत्त स्पेशल केस में मूल बिंदु से गुजरता है। तो यदि कोई वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है तो आपको जो c मिल रहा था ना, ये वाला पद नहीं मिलेगा। यदि c बराबर 0 हो जाता है तब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है। अगर गुजरेगा मूल बिंदु से तो c का मान 0। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक समीकरण कहा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 10x माइनस 4y बराबर 0। तो 10x माइनस 4y है, वहां पर कुछ आसपास कुछ जुड़ा है क्या, 3 4 5, नहीं, c बराबर 0। मतलब अगर अचर पद बराबर 0 है तो मूल बिंदु से वृत्त गुजरता है। और सिर्फ वृत्त की बात नहीं है, हर वो वक्र जिसमें अचर पद 0 है वो मूल बिंदु से गुजरता है। जैसे हमने एक रेखा का समीकरण पढ़ा था, y बराबर mx प्लस c। कैसा, y बराबर mx प्लस c। अगर ये c किसी स्पेशल केस में 0 हो जाए, यदि ये c किसी स्पेशल केस में 0 हो जाए तो मैंने कहा था ये समीकरण बन जाता है y बराबर mx, और उस कंडीशन में ये जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से गुजरती है। क्या ये बात ठीक है? नोट करते जाना इनको यार, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, है ना। ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ा काम का है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न समाप्त। दूसरा प्रश्न जो है वो क्या कहता है, केंद्र निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 5 तक में प्रत्येक में वृत्त का समीकरण निकालना है। प्रश्न वही है, प्रश्न नंबर 2 आ चुका है। केंद्र -2,3 और त्रिज्या 4 इकाई। तो शायद मुझे लगता है कि इस वृत्त का समीकरण निकालना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। केंद्र -2,3 होना चाहिए। -2,3 मतलब कहीं ना कहीं केंद्र यहां रहेगा। एक बार फोटो बना के देख लें सवाल समझने के लिए। और त्रिज्या 4 इकाई, मतलब ये 4 इकाई है। आपको 2 चीजें दी है सर, और वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या दिया है, केंद्र दिया है -2,3 और त्रिज्या दी है जिसका मतलब r होता है।
जो कि 4 इकाई है, और आपको निकालना है वृत्त का समीकरण। तो इस केस में चूंकि आपको पता है कि समीकरण कितना होता है, समीकरण होता है सर जी x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। x माइनस x1 का मतलब है 2 कॉमा या माइनस 2,3। तो रख दो यार x माइनस x1 की जगह, तो इट शुड बी x माइनस माइनस 2, तो प्लस 2 प्लस y माइनस 3, ठीक है, बराबर 4 का वर्ग। ऐसा ही है। तो x माइनस x प्लस 2 मतलब x का वर्ग, ठीक है, प्लस 4x प्लस 4 प्लस y का वर्ग माइनस 6y प्लस 9 बराबर 16, है ना। हमने क्या लगाया यहां a प्लस बी और a माइनस बी के एक्सपेंशन के सूत्र लगाए हैं, जिनको कि हम लोग पहले ही ऑलरेडी मतलब लिख के रखे हैं कि इसकी जरूरत हमें बार बार पढ़ने वाली, इसकी आपको एक्सपेंशन में बार बार जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4, y का वर्ग माइनस 6y प्लस 9। तो इसे सरल करके फाइनली ऐसा लिखा जा सकता है कि x का वर्ग और y का वर्ग पास पास लिख दो, ठीक है, 4x माइनस 6y और 4 और 9 13, 13 में से गए 16, तो माइनस 3 बराबर 0। दैट इज योर फाइनल आंसर। डन। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात थी नहीं, यहां पर बिंदु भी और जो त्रिज्या भी है वो भी फाइनाइट है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे कोई ये समीकरण देने के बाद पूछे कि क्या ये वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है, तो कहना नहीं। क्यों? क्योंकि ये -3 आया, अगर ये 0 हो जाता तो मूल बिंदु से वृत्त गुजरता। क्या इस वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित है? नहीं। अगर ये x वाला भाग गायब है तो वृत्त का केंद्र y अक्ष पर स्थित होता है, जो कि नहीं गायब है। अगर ये वाला y गायब होता, ये वाला y वाला भाग गायब होता, तो केंद्र x अक्ष पर होता। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर चुके हैं। डन डन। चलिए, मतलब आपको केंद्र और त्रिज्या निकाले बिना ही बता देना होता है कि ये गुजरेगा मूल बिंदु से कि नहीं गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। प्रश्न नंबर 3, वही निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है कि केंद्र 1,2,1,4 और त्रिज्या 1/12 इकाई दी है। मतलब अब थोड़े से आपको ना भिन्न के रूप में उलझाने की कोशिश है। क्या हम उलझने के लिए तैयार हैं? नहीं यार, सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपके लिए ये x1, y1 है, तो ये x1, y1 है, भले इसका नाम 1,2 और 1,4 है। तो आपको सवाल में क्या क्या दिया है? देखो, सबसे पहले आपको दिया है केंद्र x1, y1 जिसे आप मानते हैं, जो कि दिया है 1/2, 1/4, और उसके बाद दी है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब r, r का मतलब 12, ठीक है क्या? और ये है x1, y1 जो कि आपको चाहिए होता है। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूं तो दैट इज r, है ना, और ये हमको दिया है। अब इस केस में समीकरण कितना होता है? तो समीकरण, चूंकि हमें पता है कि सर वृत्त का जो समीकरण है x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग है ना। तो अब चूंकि r का वर्ग है, ये बिंदु आपको पता है, वो बिंदु आपको पता है, फटाफट मान रख के देखो क्या आंसर आ रहा है, तुरंत बताकर क्या आंसर आएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं यार, x1 y1 की जगह में 1/2, 1/4 और r की जगह 12 रखना है। 12 नहीं, 1/12। वास्तव में ये 12 नहीं है, ये है 12 का इनवर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 12 का इनवर्स, है ना, 1/12 मतलब। यहां पर 1/2, 1/4 है और यहां पर 1/12 है, मान रखना है बस। तो x माइनस 1/2 का वर्ग प्लस y माइनस 1/4 का वर्ग बराबर 1/12 का वर्ग।
और आपको परीक्षा में इस बात के भी नंबर मिल जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। क्यों मिल जाएंगे इस बात के नंबर? क्योंकि आपको समीकरण बोला, ये नहीं बोला है कि मानक समीकरण लिखो या उस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। और आपको पता है आपकी किताब में यही समीकरण दिया हुआ है, बस तो हमें यही लिखना है, ठीक है। सो बाकी सिंपल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 समाप्त। चौथा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। सवाल तो वही है, केंद्र 1,1 और त्रिज्या √2 इकाई। बहुत बढ़िया सवाल है ये। कैसे बताते हैं, देखो जब आप यहां पर मानक समीकरण लिखोगे, है ना, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी यहां पर जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले अपन सवाल को समझ लेते हैं थोड़ा सा ना। चलिए, सवाल ऐसा है कि वृत्त जो है उसका केंद्र 1,1 है। अब केंद्र 1,1 होने का मतलब है ऐसा कुछ 1,1 और त्रिज्या जो है वो √2 है। त्रिज्या कितनी है? √2। तो अगर ऐसा है तब बताइए क्या आप कहना चाहते हैं, मतलब वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो फिर वही कहानी यार कि चूंकि मुझे केंद्र दिया है, केंद्र कितना, जिसको आप x1, y1 बोलते हो, और ये x1, y1 1,1 दिया हुआ है, और त्रिज्या जो कि वास्तव में √2 होनी चाहिए उसे दिया, उसे मान लेते हैं r √2 के बराबर। अब अगर वृत्त का समीकरण लिखा जाए तो समीकरण वही है, समीकरण, ठीक है। क्या समीकरण है? x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग, है ना। x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग। अब आपको मिलेगा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कैसा होगा वो देखो फटाफट। x माइनस 1 का वर्ग मतलब x का वर्ग, ठीक है। क्या है ये? x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1, वही a माइनस b का वर्ग, है ना। याद है ना a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला, ये रट लो यार, कक्षा 11वीं में आ चुके हो, ठीक है। प्लस y माइनस 1 का वर्ग मतलब y माइनस 2y प्लस 1 बराबर 2। क्या 1 से 1 कटा, 1 से 1 2 को खत्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पर x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कितना? 0 के बराबर है। बढ़िया सवाल था। मतलब कहने का कि इस वृत्त को अगर गौर से देखा जाए तो यहां अचर पद नहीं है। क्या c का मान यहां पर है? नहीं है। और अगर किसी वृत्त में अचर वाला पद नहीं है, मतलब ऐसा पद जिसमें x और y कुछ ना कर सके, है ना। इस पद में x बाहुबली है, यहां पर भी x बाहुबली है, यहां y बाहुबली है, यहां y बाहुबली। जो y का मान आएगा वो पद का मान आएगा। लेकिन अगर यहां पर कुछ और लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 5 लिखा होता, तो 5 को फर्क नहीं पड़ता कि x और y क्या हो रहे हैं, इसलिए वो अचर है। तो अगर अचर पद नहीं है तो क्या ये कह सकते हो कि वृत्त मूल बिंदु से गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा। तो इस सवाल में अगर हम टोटल थोड़ा समझना चाहें सवाल को कि सवाल किस तरह का है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा वृत्त होगा और इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु होगा वो तो 1,1 होगा। आपको पता है 1,1 की मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाल सकते हैं? वही दूरी वाला नियम, दूरी वाला नियम ना, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर r इसका वर्गमूल। तो अगर मान लीजिए यहां कहीं मूल बिंदु है 0,0, तब ये दूरी निकालोगे ना तो 1 माइनस 0 का वर्ग 1, हाँ जी, और 1 माइनस 0 का वर्ग फिर से 1, तो r का मान मिला √2। मतलब ये जो त्रिज्या है वो √2 है। सीधी सीधी बात है, सवाल में त्रिज्या √2 ही दी हुई थी। तो ऐसा आपके सामने रेखा गुजर जानी चाहिए, x अक्ष और y अक्ष। तो ये जो वृत्त है यहां पर अब नई कहानी आ सकती है कि ये जो वृत्त है क्या ये x अक्ष को काट रहा है? फोटो हमने सही बनाया है, काट रहा है। क्या ये y अक्ष को काट रहा है? काट रहा है। अगर ये x अक्ष और y अक्ष को काट रहा है, अब मैं आपको ले चलता हूं
थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ, प्रतियोगी परीक्षाएं। अगर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट रहा है तो मुझे बताइए कि अगर जिन जिन बिंदुओं पर ये काटता है, जैसे एक बिंदु तो ये है ए वाला और दूसरा बिंदु है बी वाला, अगर मैं ए से बी को कनेक्ट करता हूं, है ना, ये जो दोनों अंतःखंड बने, अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो क्या ये 1,1 उस रेखा पर स्थित होगा, ए बी पर, है ना। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, किसी भी वृत्त में अगर एक जीवा ऐसी है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो जीवा जो होती है वो व्यास बन जाती है और केंद्र सदैव व्यास पर रहता है। ये ए बी जो जीवा है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, वृत्त पर बन रहा है ना 90 डिग्री का, मतलब ए बी अभी जीवा नहीं है, ये व्यास बन चुकी है और ए बी जो केंद्र है वो इस पर है 1,1 पर। बढ़िया सवाल है, सवाल बड़ा मस्त है। मतलब आप ना जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है 9वीं 10वीं कक्षा के वो यहां लगा सकते हैं। वृत्त में ऐसे सवाल काफी आते हैं अगर आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमारा टारगेट अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को हल करने का है। प्रश्न नंबर 4 समाप्त, 5 शुरू। केंद्र -a, -b और त्रिज्या जो है वो a का वर्ग प्लस या a का वर्ग माइनस b का वर्ग है। तो भाई साहब सवाल ऐसा है कि अब हम केंद्र जो है ना वो आपको 2,3 ना देकर -a, -b देंगे और ये जो दूरी है वो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होगा। तो हमें क्या दिक्कत है, हमने तो ये देखा ना कि केंद्र जो है x1, y1 नाम का वो होना चाहिए -a, -b। हाँ, और त्रिज्या जो आती है r के बराबर, जिसका मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर समीकरण लिख सकता हूं वृत्त का? हां जी सर लिख सकते हैं। वृत्त का समीकरण क्या आएगा? x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 बराबर r का वर्ग। x माइनस x1 मतलब x माइनस माइनस a मतलब x प्लस a का वर्ग, प्लस y माइनस माइनस b मतलब y प्लस b का वर्ग, r का वर्ग मतलब a का वर्ग माइनस b के वर्ग का वर्गमूल या वर्गमूल का वर्ग। डन डन। x माइनस a का वर्ग, a प्लस b का वर्ग का सूत्र लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कैसा आएगा? ऐसा होता है ना, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो क्या ये ऐसा है? x का वर्ग प्लस 2ax प्लस a का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2by प्लस y का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, या y का नहीं, यहां पर भी b का वर्ग आएगा। तो भाई साहब a के वर्ग से a का वर्ग गया, b का वर्ग माइनस b के वर्ग से जुड़कर डबल हो गया, ये इससे गए और ये दोनों जुड़ के डबल हो गए। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b का वर्ग इज द फाइनल आंसर, और यही आपके वृत्त का समीकरण है। ठीक, तो प्रश्न 1 से लेकर 5 तक हमने सारी कहानी को डिस्कस कर लिया है। समीकरण निकालने थे सारे सवालों में, हमने वो डिस्कस बहुत अच्छे से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालिए। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे एक बार अपन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो, फिर भी अगर वृत्त का समीकरण ऐसे दिया है, x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग, तो इसका जो केंद्र होता है वो बड़ा सिंपल होता है, x1, y1, मतलब जो x और y में से घटाया गया वो, और जो त्रिज्या होती है वो r होती है, मतलब ये संख्या जिसका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और यदि आपको समीकरण ऐसा दिया जाए इसको एक्सपेंड करने के बाद,
ऐसा भी समीकरण देखने को मिलेगा जहां पर आपके लिए केंद्र बड़ा आसान होता है। बड़ा सिंपल सी चीज है, जो संख्या x के आगे लिखी है उसका आधा करके ऋणात्मक, जो y के आगे लिखी है उसका आधा करके ऋणात्मक। और अगर त्रिज्या के बारे में बातें की जाए तो यह भी सिंपल है। कैसे? त्रिज्या जो है वो कुछ नहीं है, आपने g और f निकाला, भले माइनस g और माइनस f निकाला, अगर मैं इन दोनों का वर्ग करता हूं तो g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। c आपके पास है, सब कुछ सवाल में दिया होता है। तो केंद्र और त्रिज्या इस तरह से निकाली जा सकती है। 1 बाय 1 सवालों के बारे में बात करते हैं। x प्लस 5 का वर्ग और y माइनस 3 का वर्ग बराबर 36। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? देखना, x माइनस माइनस 5 का वर्ग। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस समीकरण में मुझे x में से कुछ घटाना होता है, जोड़ना नहीं होता। और y में से तो ऑलरेडी घटा हुआ है 3, और इधर जो संख्या लिखी है उसको पूर्ण वर्ग बना दो। तो 36 किसका पूर्ण वर्ग है? 6 का पूर्ण वर्ग है। तो तुलना करने पर क्या मैं बोल सकता हूं कि x माइनस x1 y माइनस y1, तो केंद्र होगा इस चीज में, इस सवाल में जो केंद्र होगा वो होगा माइनस 5,3। x में से क्या घटा? माइनस 5, y में से क्या घटा? 3, और त्रिज्या हुई 6 इकाई, है ना, जिसका पूर्ण वर्ग है वो त्रिज्या है। r का वर्ग होता है त्रिज्या, या यह जो संख्या यहां लिखी होती है उसका पूर्ण वर्ग r के बराबर। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 समाप्त है। 6 के बाद आता है 7, और 7 के बाद देखते हैं क्या आएगा। ओके, प्यारा सवाल है। x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। वाओ। ऐसे सवाल में हम सबसे पहले करेंगे तुलना। जो मानक समीकरण है ना, हमें इसमें केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। अब हर वृत्त में सिर्फ 2 ही चीजें होती है, केंद्र और त्रिज्या। अगर केंद्र त्रिज्या पता है तो आपको वृत्त का समीकरण पता है। और हालांकि वृत्त के और भी समीकरण होते हैं, पर हमें वो नहीं जानने। क्यों? क्योंकि हमारी किताब में यही 2 है। तो मैंने इसकी तुलना की, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 4x मतलब 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर हम कंपेयर करें तो 2g जो है वो माइनस 4 के बराबर लिखा हुआ है, और 2f जो है वो माइनस 8 के बराबर, और c का मान माइनस 45 के बराबर। तो g बराबर माइनस 2, f बराबर माइनस 4, c बराबर माइनस 45। भाई लोगों, g, f और c पता है, और ऐसे केसेस में जब समीकरण ऐसे दिया हो, g, f और c जो है उसमें केंद्र माइनस g कॉमा माइनस f, तो आपको क्या निकालना है? सवाल में केंद्र ही तो निकालना है। समीकरण दिया था तो माइनस g कॉमा माइनस f, मतलब माइनस माइनस 2, तो 2,4। त्रिज्या r, क्या सूत्र है? सूत्र है g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। तो क्या मैं लिख सकता हूं? r बराबर g का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 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 45। 2 का वर्ग हुआ 4, 4 के साथ जुड़ा 16। वाओ, 4 प्लस 16 माइनस माइनस 45। बहुत अच्छी खबर है ये। तो क्या 4 और 16 मिला के 20 होते हैं? अभी तक तो होते हैं। और उसमें अगर 45 जोड़ा जाए तो क्या ये 65 होगा? बिल्कुल होगा। तो त्रिज्या का मान 65 का वर्गमूल। क्या ऐसी त्रिज्या संभव है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। जी निकाला, एफ निकाला, मान रखा, बस। वो चीज ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए। अगर यहां वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक आया तो बोल देना कि हमारे दिल से आवाज आई है कि यह वृत्त नहीं है। कहां से आवाज आई है? दिल से आवाज आई है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इस वृत्त में त्रिज्या और केंद्र निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले इस वृत्त का समीकरण दिया है। अब आपने 2 तरह के सवाल कर लिए बहुत सारे। पहले आपको केंद्र त्रिज्या देके समीकरण पूछा, अब समीकरण देके केंद्र त्रिज्या पूछ रहे हैं लगातार।
तो अगर ऐसा है तो आपने सबसे पहले इसकी तुलना x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कर ली, क्योंकि यह समीकरण ऐसा ही है। अगर ये ऐसा है तो आपने देखा कि 2g तो -8 के बराबर और 2f तो 10 के बराबर और c का मान -12 यहां पर दिया हुआ है। तो क्या g का मान -4, क्या f का मान 5 और c का मान तो -12, तो -12 ठीक है क्या भाई लोगों? केंद्र और त्रिज्या फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। केंद्र -g, -f मतलब -4, अच्छा g -4 है तो इसका माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा और ये -5 हो जाना चाहिए क्योंकि f का मान 5 है। बहुत सही। त्रिज्या तो r, g का वर्ग बहुत अच्छी बात, f का वर्ग बहुत अच्छी बात, -c पता नहीं, तो g का वर्ग मतलब यहां से आपको देखने को मिलेगा 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग -12। देख लो 4 का वर्ग 16, 16 और 25 41 और 12 53 है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यार, ये हुए 16 और 25 41, 41 10 51, 51 और 2 53, तो त्रिज्या जो आई वो √53 आई। इन त्रिज्याओं को देख के घबराना मत, ये भी एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या ही त्रिज्या होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वृत्त हमेशा वास्तविक संख्याओं में परिभाषित हो, यह सम्मिश्र संख्याओं में भी परिभाषित हो सकता है। अगर सम्मिश्र संख्या में आपको कोई वृत्त बनाना है तो सम्मिश्र संख्याओं की भी ज्यामिति होती है। खैर मैं ज्यादा उस पर नहीं जा रहा, बात करते हैं ये वाले सवाल की। 2x का वर्ग प्लस 2y का वर्ग माइनस x बराबर 0। आपको इसमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालनी है, यह वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। अब देखो क्या कंडीशन है, तो आपको समीकरण ऐसे दिया है, ऐसे तो नहीं दिया है ना, पूर्ण वर्ग बना के तो नहीं दिया है। अब समीकरण ऐसे दिया है, इसमें आपने गौर किया होगा कि f वाला भाग जो है वो गायब है। अगर मैं इसकी तुलना इससे करता हूं, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो आपको वृत्त जो है वो ऐसा लिखा हुआ है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको इस केस में त्रिज्या और केंद्र निकालना है तो आपको सबसे पहले x और y का जो गुणांक है उसे 1 बनाना होगा। यहां इस चीज को नोट करके रख लेना। अगर ऐसा करना है, x और y का गुणांक 1 बनाना है, तो अब इसे आपने पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दिया। अब तुलना की जाए, 2g क्या -1/2 के बराबर है? बिल्कुल, 2g बराबर -1/2, 2f बराबर, यहां तो f वाला मान कुछ है ही नहीं सर, फिर क्या करें? नहीं है, इसका मतलब ये 0 होगा। y तो है पर ये y 0 क्यों, ये y क्यों एब्सेंट है? क्योंकि f का मान 0 है। क्या यहां कहीं आपको अचर पद दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब c का मान भी 0 है। तो g का मान आया -1/4, f का मान भी 0 और c का मान भी 0। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यदि वृत्त का f 0 है, समीकरण में यदि f 0 है, तो यहां आप छोटी छोटी बातें लिख लो कि चूंकि, मतलब भले ही आप आंसर बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या पहले आंसर लिख लेते हैं, बात की बातें बाद में करेंगे। आपको चाहिए केंद्र, तो केंद्र कितना होता है सर? -g, -f। -g मतलब -4 का ऋणात्मक या -1/4 का ऋणात्मक 1/4। f तो 0 है तो इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1,4 0। त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या भी बड़ी आसान है। त्रिज्या क्या होती है सर? त्रिज्या होती है g का वर्गमूल f का वर्गमूल माइनस c। अब g का वर्गमूल तो 1/4 का वर्ग है ना, g का वर्ग तो 1/4 का वर्ग,
एफ भी शून्य है और सी भी शून्य है, तो क्या यहां से ये 1/4 आया बस, क्योंकि 1/4 बचेगा बस। तो त्रिज्या का मान 1/4। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो। एफ 0 है, तो चूंकि एफ शून्य है, सवाल समाप्त हो चुका है, लेकिन ऑब्जर्वेशन काफी जरूरी है बहुविकल्पी सवालों के लिए। अगर एफ शून्य है तो वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर होना चाहिए, जो कि है, आपने केंद्र निकाला 1/4, 0 है। और एफ अगर सी 0 है तो वृत्त मूल बिंदु से पास करेगा। कहां से? मूल बिंदु से। तो अगर कोई आपसे कहे कि इसका फोटो बनाइए, ठीक है, तो फोटो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस केस में ऐसा फोटो बन जाएगा वृत्त का, बिल्कुल बन जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारे सामने होंगे, ऐसा होगा एक्स अक्ष, ठीक है। सो इन दिस केस जो केंद्र है, अच्छा केंद्र जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो अगर केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित है तो वृत्त और वाई अक्ष पर ये कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा 0,0 केंद्र है और मूल बिंदु 1/4, 0 है, और यहां से यहां की दूरी त्रिज्या है ना। अच्छा, आप कह सकते हो ना कि ये जो वृत्त है ये y अक्ष को स्पर्श करके जा रहा है। हाँ, मतलब इसके लिए y अक्ष जो है स्पर्शी हो सकती है। दूसरा, ये जो केंद्र है वो x अक्ष इसका व्यास है। अगर x अक्ष व्यास है तो जितना ऊपर उतना नीचे, ये भी तो है, जितना ऊपर उतना नीचे। खैर, बात यहां हो चुकी है समाप्त। प्रश्न नंबर 8 आप कर चुके हैं डिस्कस, प्रश्न नंबर 9 भी कर चुके हैं डिस्कस। अब आते हैं, मतलब हमसे बोला था कि 6 से लेकर 9 तक के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो तो अपन कर चुके हैं। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। थोड़ा सीरियसनेस आती है सवालों में। यहां से बिंदु 1,4 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इस पर स्थित है। तो आपको प्रश्न में एक वृत्त दिया है जो 2 बिंदुओं से गुजरता है। अब ये 2 बिंदु कौन से हैं, क्या ये व्यास के बिंदु हैं या जीवा के बिंदु हैं, ये कहानी अपन अपने लिए अभी अलग है। और साथ में ये बोला है कि इसका केंद्र एक रेखा पर स्थित है और इस केस में हमें समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले क्या आप ये बता सकते हो कि ये वृत्त भले जो भी है, इसका फोटो अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा बनेगा कि मान लीजिए सर ये नाम का एक ए नाम का बिंदु है, दूसरा बिंदु एक बी नाम का है, और ये तो 4,1 है और दूसरा 6,5 है, और यहां कहीं इसका केंद्र है और एक लाइन है जो केंद्र से गुजरती जा रही है, और इस लाइन का समीकरण है 4x + y = 16। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। अब इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको 2 चीजें हमेशा चाहिए, एक उसका केंद्र बिंदु, दूसरी त्रिज्या। अगर ये मिल जाती है तो समीकरण अपन तुरंत निकाल लेंगे, चिंता की बात नहीं है। तो केंद्र कैसे निकालें, उसके लिए हमें थोड़ा सा यहां सोचने की आवश्यकता है। देखिए, अगर मैं केंद्र को अल्फा, बीटा मान लेता हूं, मान लिया कि केंद्र जो है वो अल्फा, बीटा है, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं, 1 बाय 1 कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं, कि ये अल्फा, बीटा इस रेखा पर स्थित है। हाँ सर जी, बिल्कुल है। ये अल्फा, बीटा इस रेखा पर स्थित है, तो क्या अल्फा, बीटा इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। पहली बात। तो अब क्या आप लिख सकते हैं इसे ऐसा कि बीटा जो है वो 16 - 4 अल्फा के बराबर है। इस रिजल्ट का आप एक तो प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा केस, क्या आपको पता है कि अगर मैं O से A को कनेक्ट कर देता हूं तो ये त्रिज्या के बराबर होती है। क्या आपको पता है मैं O से B को कनेक्ट कर दूंगा, ये भी त्रिज्या के बराबर है। तो कैन यू से कि OA बराबर OB होना चाहिए, और OA बराबर OB निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। ये 2 बिंदु दिए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के लिए आप 2 बिंदु या दूरी जो है उसे निकाल सकते हैं।
अच्छा OA बराबर OB जो है वो त्रिज्या के बराबर भी है ना, तो R जो है वो OA के बराबर होगी या OB के बराबर होगी, जो आपकी इच्छा, जिससे निकालना चाहो। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एक डिस्टेंस का, दूरी का नियम होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 निर्देशांक ज्यामिति में प्लस y2 माइनस y1, ऐसा कुछ। अब यार x2 माइनस x1 मतलब अल्फा माइनस 6, देखो अल्फा माइनस 6 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 5 बराबर अल्फा माइनस 4 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 1। अब यहां पर अल्फा और बीटा नाम के दो भूत हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, परंतु हम बीटा को तो पहले से जानते हैं। क्या? बिल्कुल जानते हैं। अगर बीटा को जानते हैं तो बीटा का मान यहां रख के सवाल को सरल कर सकते हैं। फटाफट एक बार मान निकाल के दिखाइए, अल्फा या बीटा, जिसकी आपको इच्छा है वो निकाल के, कि क्या यहां पर मान आने वाला है। तो सबसे पहले आपने दोनों साइड वर्ग कर दिया। देखो मतलब ना, थोड़ा सा करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है जो कि अपन चेंज कर रहे हैं। अभी एक सवाल था जहां मैंने यहां इसे वर्ग करके खोला था, यहां वर्ग करके खोलना नहीं पड़ेगा। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका बताता हूं क्या है। पहले आप एक काम कीजिए, अल्फा माइनस 6 और मतलब अल्फा वाले पदों को एक साइड ले आइए। तो क्या ये अल्फा माइनस 6 का वर्ग माइनस अल्फा माइनस 4 का वर्ग होगा। उसके बाद क्या ये बीटा माइनस 1 का वर्ग माइनस बीटा माइनस 5 का वर्ग होगा। इतना होगा, ठीक है। क्या आप यहां पर a प्लस बी या a माइनस बी वाला जो सूत्र है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, वो लगा सकते हैं। एक छोटा सूत्र होता है ना, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी होगा क्या? ये देखो, अल्फा माइनस 6 प्लस अल्फा माइनस 4, तो ये तो मिलेगा 2 अल्फा माइनस 10। इसमें से इसे घटाओ तो माइनस 6 में से चला, अल्फा में से तो अल्फा चला जाएगा, माइनस 6 में से माइनस 4 जाएगा तो 2। और उसके बाद 2 बीटा माइनस 1 बीटा माइनस 5, यहां पर भी ये सूत्र लगेगा, बीटा माइनस 1 बीटा माइनस 5, पहले दोनों को जोड़ दो तो 2 बीटा माइनस 6, ठीक है। और उसके बाद माइनस 1 में से माइनस 5 को घटाओ तो माइनस 1 माइनस माइनस 5 मतलब 4, ठीक है क्या? ठीक है। देखो फिर आपने क्या किया, आपने यहां से 2 अल्फा को बाहर निकाला, मतलब 2 को बाहर निकाला तो ये बचा माइनस 4 अल्फा माइनस 5 बराबर, आप यहां से 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 8 बीटा माइनस 3। ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। सो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए माइनस 4 से 8 गया, बिल्कुल गया, तो यहां पर मिलेगा माइनस अल्फा माइनस 5 बराबर 2 गुणा बीटा माइनस 3। ये थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, इस कैलकुलेशन में ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। यहां से माइनस या माइनस बचेगा और यहां से बचेगा 2। अब आपको पता है बीटा जो है वो 16 माइनस 4 अल्फा था। बीटा किसके बराबर था? 16 माइनस 4 अल्फा के। तो क्या मैं बीटा की जगह 16 माइनस 4 अल्फा लिख सकता हूं माइनस अल्फा माइनस 5 बराबर 2 गुणा 16 माइनस 4 अल्फा माइनस 3। गुड। तो देखो अब हल करके देखते हैं। हा, डन, बराबर, डबल करो, नहीं 16 में से 3 चले गए तो 13 बचे ना, 13 का डबल हुआ 26, और भाई साहब ये हुआ 8 अल्फा। क्या आप मेरी बात को पूरी तरह समझ चुके हैं? 8 अल्फा इधर आएगा तो ये बच जाएगा 7 अल्फा, और ये उधर गया तो 21। अल्फा का मान 3, अल्फा का मान कितना? 3। मतलब आपको केंद्र का एक निर्देशांक मिल चुका है। ये वाला बिंदु मिलने की संभावना जाग चुकी है। काहे? क्योंकि बीटा निकालना बड़ा आसान है, 16 माइनस 4 अल्फा। तो क्या मैं बीटा का मान लिखने की कोशिश करूं? बिल्कुल। बीटा कितना? बीटा बराबर 16 माइनस 4 अल्फा,
तो बीटा बराबर 16 माइनस 12, यही होगा ना। तो बीटा बराबर 4, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान 4। तो आपके पास जो केंद्र मिला है वो मिल चुका है। अल्फा कॉमा बीटा आपने केंद्र माना था, तो ये मिला 3,4। अब त्रिज्या और निकाल लें तो समीकरण निकल गया। त्रिज्या क्या थी? ओ से ए की दूरी। ओ से ए की दूरी फिर से दूरी नियम से निकाली जा सकती है। ए बिंदु क्या था? 4,1। ए बिंदु 4,1 था और अल्फा कॉमा बीटा हमको मिल चुका है। ओ से ए की दूरी कितनी थी सर? ए बिंदु तो था 4,1, प्रश्न में ही दिया हुआ था, और ये बिंदु था 3,4 जो कि हमने अभी निकाला है, केंद्र जिसको आप बोल रहे हैं। डन है क्या? प्रश्न में एक बार फटाफट देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, अल्फा बीटा निकाला है बस। अगर हमने अल्फा बीटा निकाला है तो क्या अल्फा बीटा का मान हम निकाल कर यहां रख सकते हैं सर? दूरी का नियम x2 माइनस x1, जो कि अपन फॉर्मूला यहां पहले ही लिख के बैठ चुके हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्गमूल। तो 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 मतलब 1 का वर्ग और ये 3 का वर्ग। तो भाई साहब ये तो मिला √10। ठीक है, क्या अब हम समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी वृत्त का समीकरण जब उसका केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो तो वो होता है x माइनस अल्फा, अगर केंद्र अल्फा कॉमा बीटा है, बराबर r का वर्ग। तो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग, क्योंकि अल्फा और बीटा का मान इतना, और r √10 है, तो r का वर्ग 10 है। बस है, इतनी सी बात। और इस तरह से यह प्रश्न भी यहां पर समाप्त हो जाता है। देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, और अगर नहीं है तो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं अपन। वैसे अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप कक्षा 11वीं में पहुंच चुके हैं, और जैसे ही विद्यार्थी कक्षा 11वीं में पहुंचते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात यह होती है कि वो अब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, समझने लगते हैं चीज़ों को। जैसे इस सवाल को आप समझो एक बार, क्या लिखा हुआ है? बिंदु 2,3 और -1,1 से जाने वाले एक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है। तो सेम सवाल है, कोई चिंता की बात नहीं है। 2,3 और 1,1 से ये वृत्त गुजर रहा है और इसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है। ओके, ठीक है। सो देखो फटाफट, सेम फॉर्मूला, सेम सवाल, सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, कैलकुलेशन भी सेम ही है। केंद्र कितना है? केंद्र है पता नहीं, इस रेखा पर स्थित केंद्र है x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, है ना? ये केंद्र है, और उसके बाद या फिर ये रेखा है जहां पर ये बिंदु या केंद्र स्थित होगा, और ये 2,3 नाम का एक बिंदु है जो कि A है, और दूसरा बिंदु B है जो कि -1,1 है। ठीक है क्या? तो अगर मैं इसे O बोल देता हूं तो मान लेते हैं यहां से यहां कनेक्ट करने पर त्रिज्या बनेगी, और इसे अपन अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं यार, है ना? तो अगर मैं इसे अल्फा कॉमा बीटा मानता हूं तो O से A की दूरी और O से B की दूरी, ये दूरी निकालनी है। साथ ही x माइनस 3y माइनस 11 पर अल्फा कॉमा बीटा स्थित है। तो जो हमने इसके पहले वाले अभी सवाल में किया है, क्या ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है? बिल्कुल है। तो अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 11 बराबर 0। पहली बात तो ये, यहां से अल्फा और बीटा में एक समीकरण मिल जाएगा। ठीक है क्या? ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो, अभी तक हमने सवालों में ना बीटा को लिखा था, अभी अपन अल्फा को भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा जो है वो बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। 11 प्लस 3 बीटा, सब कुछ धनात्मक हो गया। अगर बीटा को लिखते तो जाता 11 या अल्फा माइनस 11 बटा 3। देख लो, अगर इससे बीटा लिखना चाहोगे तो बीटा आपके सामने ऐसा आएगा 11 माइनस 3 अल्फा बटा 3। अब बताओ कौन सा सही है? ये अच्छा लग रहा है ना? मतलब देखो, पहले आप अल्फा निकालो या बीटा निकालो, फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों ही निकालने हैं। तो मैं इस वाली चीज की तरफ ज्यादा जाऊंगा, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि यहां से यहां की जो दूरी है वो समान है और यहां से यहां की दूरी समान है। तो दूरी नियम अगर अपन फटाफट लगाएं, ओ ए बराबर ओ बी,
और यहां पर कौन से सूत्र का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, या कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है क्या, ये d के बराबर मान लेते हैं अपन कि ये किसी दूरी जो d के बराबर है। सो नाउ इन दिस केस इफ वी इक्वेट दीज टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या मिलना चाहिए, अल्फा माइनस माइनस 1 मतलब अल्फा प्लस 1 का वर्ग, बीटा माइनस 1 का वर्ग बराबर अल्फा माइनस 2 का वर्ग और बीटा माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरीके से आपको हल करना है आप कर सकते हैं। आप चाहे तो अल्फा को 11 प्लस 3 बीटा लिख दे, सब दूर चलेगा, पर सबसे पहले इनका वर्ग कर दो। तो अगर खोलोगे तो ये मिलेगा अल्फा का वर्ग 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 बीटा प्लस 1 बराबर अल्फा का वर्ग माइनस 4 अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा का वर्ग माइनस 6 बीटा प्लस 9। अब यहां पर हमने a प्लस बी और a माइनस बी के a वर्ग का सूत्र लगा चुके हैं। अल्फा के वर्ग से अल्फा का वर्ग गया, बीटा के वर्ग से बीटा का वर्ग गया, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और ये 1, क्या बच रहा है देखो, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2 बराबर माइनस 4 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 11, 9 2 11। तो 4 अल्फा को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, इसे इधर लाए तो ये बन जाएगा 4 बीटा, 6 अल्फा 4 बीटा माइनस 9 बराबर 0। और आपको पता ही है कि अल्फा जो है वो 11 प्लस 3 बीटा के बराबर है। इस मदद से तो मैंने लिखा 6 गुणा 11 प्लस 3 बीटा प्लस 4 बीटा माइनस 9 बराबर 0। तो ये तो मिला डबल का, 6 बार गुणा किया तो 66 प्लस 18 और 4 22 बीटा माइनस 9 बराबर 0। अगर 66 में से हम 9 को घटा देते हैं तो हमारे सामने 57 बचता है। तो 57 प्लस 22 बीटा बराबर 0 और बीटा का मान माइनस 57 बाई 22। क्या ये मान करेक्ट है? क्योंकि जब इतना खतरनाक मान आता है तो एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई करना तो बनता है यार, है ना। अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab बीटा माइनस 2, ये भी ठीक है। 2 माइनस 4, हाँ हो गई ना गलती, यहाँ पे गलती क्या हो गई देखो फटाफट, 2 का वर्ग आएगा तो ये तो 4 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो अगर ये 4 होना चाहिए तो ये 13 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 13 होना चाहिए तो यहां पर 11 बचना चाहिए, और अगर 11 बचना चाहिए तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहां से फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो इसे 9 की जगह 11 लिखना पड़ेगा, करेंगे, क्या कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस केस सुनो ध्यान से दुनिया वालों, 66 प्लस 18 प्लस 66 प्लस 18 बीटा प्लस 4 बीटा, तो भाई साहब ये तो मिला 66 प्लस 22 बीटा माइनस 11 बराबर 0। तो 55 प्लस 22 बीटा बराबर 0। बीटा का मान माइनस 5/2 आया। हाँ, ये थोड़ा हजम करने वाली बात है। बीटा बराबर माइनस 5/2, अगर बीटा बराबर माइनस 5/2 तो अल्फा बराबर 11 माइनस 15/2, 22 में से 15 गए तो 7, तो अल्फा का मान 7/2। तो भाई साहब आपका जो केंद्र है वो 5/2 या 7/2 5/2 आया। अल्फा का मान 7/2, बीटा का मान माइनस 5/2 था, ठीक है। तो 7/2 माइनस 5/2, दिस इज द सेंटर। और अगर ये सेंटर है तो अब O से B की दूरी निकालो या O से A की दूरी निकालो, त्रिज्या बन जाती है। तो अपन त्रिज्या निकाल लेते हैं दूरी के नियम से, जो कि होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो r बराबर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब अल्फा बीटा पता है, हाँ ठीक है। इन दोनों से निकाल लेते हैं, इसे x2 बोलते हैं, इसे x1 बोलते हैं।
7/2 माइनस माइनस 1, तो ये मिलेगा 7/2 प्लस 1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब -5/2 माइनस 1, तो -5/2 माइनस 1 लिखो और माइनस साइन को बाहर निकाल के रख दो, फर्क नहीं पड़ता। r का मान 7 और 2 9, तो 9/2 मतलब 81/4 प्लस यहां पर मिलेगा 5 और 2 7, तो 7 का वर्ग मतलब 63/4, तो r बराबर 81/63 मतलब यहां 4 और यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, तो भाई साहब r का मान 44 का वर्गमूल 12, 4 का वर्गमूल 2, तो ये मिला 6, तो त्रिज्या है 6 के बराबर। केंद्र अल्फा कॉमा बीटा जो मिला वो भी आसान है। केंद्र कितना, अल्फा कॉमा बीटा, जो कि आया है 7/2 माइनस 5/2 है ना, 7/2। क्या यार कितने आलसी हो तुम लोग, कमेंट करते नहीं हो, बताते नहीं हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, डन। ऐसा कुछ, तो क्या यहां पर मैं वृत्त का समीकरण लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। समीकरण बड़ा आसान होता है, x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। ये वृत्त का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x माइनस 7/2, ठीक है, प्लस y माइनस माइनस 5/2 मतलब y प्लस 5/2 बराबर r का वर्ग मतलब 36, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। यहां से इस वृत्त का समीकरण इतना आने वाला है। डन है। देख लो एक बार, अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अगर कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो भी बता देना कि सर हमें समझ में आ रहा है ना सर जी? ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कहता है? वो कहता है कि त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। अब इस पहले हमें समीकरण निकालना है, लेकिन जो कंडीशंस दी है उनको देखते हैं वन बाय वन। फोटो बना के पहले सवाल समझ लेते हैं। थोड़ा वृत्त ढंग का नहीं बन रहा यार, अभी ठीक है। त्रिज्या 5 है, तो अगर यहां पर त्रिज्या को या यहां से कोई केंद्र लिया जाए तो त्रिज्या जो है वो 5 के बराबर है ऐसी, और वृत्त किसी 2,3 बिंदु से गुजर रहा है। 2,3 अपन मान लेते यहां कहीं होगा, और वृत्त का जो केंद्र है वो x अक्ष पर है। अगर केंद्र x अक्ष पर है तो अब थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। इस वृत्त का समीकरण निकालना आपको, ये x अक्ष है सर जी, x एक्सिस। सो इन दिस केस इफ वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, सुनना मेरी बात को ध्यान से। क्या चाहिए? दो चीजें सदैव दिमाग में रखो कि वृत्त का समीकरण बनाने के लिए केंद्र त्रिज्या, केंद्र त्रिज्या, केंद्र त्रिज्या चाहिए। मतलब आपकी जो आंख है ना, वृत्त के सवाल में दो चीजें देखनी चाहिए। अर्जुन की आंख ने सिर्फ मछली, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, आपको सिर्फ दो चीजें दिखनी चाहिए वृत्त के केस में, त्रिज्या और केंद्र। क्या यहां त्रिज्या दी है? दी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या दिया है? वो दिया है r त्रिज्या, जो कि 5 के बराबर। अब बहुत सारे बच्चों को जल्दबाजी में इसे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है सर, सवाल में 5 इकाई दी है, हो सकता है वो 5 सेंटीमीटर हो, 5 मिलीमीटर हो या 5 किलोमीटर हो। उसके बाद आपको यह दिया है कि केंद्र चूंकि x एक्सिस पर है, सुनना ध्यान से, चूंकि केंद्र x अक्ष पर है। कहां पर है? x अक्ष पर है, इसीलिए माना जो केंद्र है उसे अपन लिख सकते हैं a,0। क्या मैं लिख सकता हूं कि केंद्र को a,0 लिखूं? मतलब ये जो बिंदु है वो a है और y निर्देशांक 0 है, क्योंकि यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर होता है उसका y निर्देशांक सदैव 0 होता है ना। सो क्या मैं यहां पर, अब एक बात बताओ यार, अगर ये बिंदु O से A है तो इसको इससे जोड़ने पर क्या त्रिज्या के बराबर लंबाई आएगी?
बिल्कुल आएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, चूंकि O से A की दूरी सदैव 5 के बराबर होनी चाहिए जो कि त्रिज्या है। अब O से A की दूरी निकालने के लिए मैंने दूरी सूत्र का प्रयोग कर लिया। दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस x1, यही था ना, 2 माइनस a का वर्ग प्लस 3 माइनस 0 का वर्ग बराबर 5, है ना, वही था x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 बराबर d था। d मतलब दूरी। तो यार ये तो 2 माइनस a का वर्ग है, दोनों जगह वर्ग करोगे तो यहां तो 2 माइनस a का वर्ग है प्लस 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग करोगे तो 25, इधर वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैन वी से कि 2 माइनस a का वर्ग बराबर 25 में से 9 गए तो 16, यहां से 2 माइनस a का जो वर्ग है वो मिलेगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल, या अगर आप वर्गमूल लेंगे तो आपको प्लस माइनस 4 मिलेगा। प्लस माइनस 4 मिलने का मतलब है कि a, या एक बार तो प्लस का चिन्ह ले लो तो 2 माइनस a बराबर 4, या फिर एक बार 2 माइनस a बराबर माइनस 4। तो यहां से a का मान तो 2 या फिर a का मान 6। ये क्या नई चीज है, हमें केंद्र का एक बिंदु चाहिए, व्रत के दो थोड़ी ना केंद्र होते हैं, या तो a का मान 2 होगा 2,0, या a का मान 6 होगा 6,0। केंद्र 2 हो सकते हैं क्या, क्या किसी व्रत में 2 केंद्र हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो फिर इन दोनों में से कौन सा a का मान लेंगे, फटाफट कमेंट करो। और साथ ही साथ सवाल को चाहे 2 बार पढ़ो या 3 बार पढ़ो, लेकिन ये बताओ कि हम a का मान 2 लेंगे कि 6 लेंगे। व्रत के 2 केंद्र नहीं हो सकते, लेकिन एक कंडीशन को संतुष्ट करने वाले एक से ज्यादा व्रत हो सकते हैं। जैसे x अक्ष पर अगर व्रत का केंद्र है और त्रिज्या 5 इकाई है तो जरूरी नहीं है कि ये 2,3 से भी गुजर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका फोटो बना के थोड़ा दिखाता हूं कि किस तरह से यहां आपको सोचना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए एक तो व्रत ऐसा है और दूसरा जो व्रत है वो भी ऐसा ही है, ठीक है, इसमें अपने कुछ चिंता की बात नहीं। मान लीजिए दूसरा व्रत है वो भी ऐसा ही है, ये 2 व्रत है और दोनों के जो केंद्र है वो x अक्ष पर है, मतलब ऐसा कुछ है। तो ये x अक्ष है, मान लीजिए ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और ये जो बिंदु है वो 2,3 है। मान लेते हैं पहले वाले की त्रिज्या 5 है तो दूसरे वाले की त्रिज्या भी अपन ने 5 ही बोल दी। दोनों व्रत बराबर हैं, बस थोड़े आगे पीछे लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। अब बताओ, क्या यहां 2 व्रत संभव नहीं है? संभव है। क्या ये दोनों व्रत का केंद्र x अक्ष पर नहीं है? है। क्या ये दोनों व्रत 2,3 से नहीं गुजर रहे हैं? क्या ये दोनों व्रत की त्रिज्या 5 नहीं है? मतलब a के मान 2 और 6 दोनों सही है। तो एक बिंदु इसका केंद्र तो 2,0 आना चाहिए या फिर 6,0 केंद्र होना चाहिए। मतलब हमारे सामने 2 व्रत आएंगे, है ना जी। कौन कौन सा? पहला व्रत जिसका केंद्र 2,0 है, दूसरा व्रत जिसका केंद्र 6,0 है। तो केस नंबर 1, a का मान जब 2 हो, तो जैसे मान लो जब आपको केंद्र दिया था a,0, ठीक है, और त्रिज्या जो दी थी वो दी थी r का मान 5 के बराबर, तो क्या आप व्रत का समीकरण लिख सकते थे? हाँ, त्रिज्या और केंद्र अगर पता होती तो समीकरण क्या था? x माइनस x1, x1 मतलब a का वर्ग, y माइनस 0 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। यही होता है ना समीकरण, x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग, जहां x1 y1 जो है वो केंद्र के बिंदु है। x1 y1 क्या है? केंद्र के बिंदु है। तो क्या इस व्रत का समीकरण ऐसा ही होता? x माइनस a का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 5। तो केस नंबर a, जब a का मान 2 है तो समीकरण क्या मिल जाएगा? समीकरण मिल जाएगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 5 का वर्ग
है ना, 5 का वर्ग मतलब 25। इसे चाहो तो थोड़ा सरल कर सकते हो, वरना आंसर तो ये भी एक है। दिस इज द फर्स्ट केस और दिस इज द फर्स्ट आंसर। केस नंबर 2, जब a का मान 6 हो तो समीकरण क्या होगा? x माइनस 6 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर फिर से 25। यह भी दूसरा आंसर है। तो ऐसे दो व्रत संभव है जो दी गई कंडीशन को संतुष्ट करें। अगर सिर्फ ऐसा बोलते ना कि ये 2,3 से गुजर रहा और त्रिज्या 5 है तो अनंत व्रत होते। अगर सिर्फ ये बोलते, ये नहीं बोलते कि x अक्ष पर केंद्र है, तो ऐसा बोलते ना कि त्रिज्या जो है वो 5 है और ये 2,3 से गुजर रहा है, तो बहुत सारे व्रत है, अनंत व्रत संभव है। खैर, यहां पर ये प्रश्न भी समाप्त हो चुका है। दो भिन्न भिन्न समीकरण आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे यार। प्रश्न नंबर 12 भी समाप्त। प्रश्न नंबर 13, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों पर a और b अंतःखंड काटता है। इसका मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेलर दे दिया था, अगर आपको याद है तो। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो आपको यह बताना है इस प्रश्न के अंदर कि वृत्त का समीकरण तो निकालना है, लेकिन वृत्त 0,0 से होकर जाता है और x अक्ष और y अक्ष पर a और b अंतःखंड बनाता है। मतलब x अक्ष को a इकाई पर काटता है, y अक्ष को b इकाई पर काटता है। तो सुनो मेरी बात, मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूं यहां एक बार फिर से। ये वृत्त है, ऐसा मान लेते हैं, और यहां कहीं इसका अपना x अक्ष और कहीं ना कहीं y अक्ष होगा, तो अपन x अक्ष और y अक्ष को ऐसे बना लेते हैं। वृत्त जो है वो 0,0 से गुजर रहा है सवाल के हिसाब से, तो ये जो बिंदु है वृत्त यहां से गुजर रहा है 0,0 से, ठीक है। और ये x अक्ष पर a इकाई का अंतःखंड काटता है, प्रश्न में दिया है, तो यहां a,0 होना चाहिए। देख लो, x अक्ष पर a अंतःखंड, निर्देशांक अक्षों मतलब निर्देशांक अक्ष मतलब x अक्ष और y अक्ष, तो x अक्ष पर a और y अक्ष पर b इकाई का अंतःखंड काटता है, तो क्या ये बिंदु 0,b होना चाहिए। अब आपको इस वृत्त का समीकरण निकालना है। कमेंट करके बताइए आप क्या ऐसा स्पेशल कीजिए यहां पर कि समीकरण आ जाए। देखो एक ना, अगर आपने ट्राई किया हो तो शायद एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके थे। वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एक वृत्त है और उस वृत्त का केंद्र बिंदु आपको नहीं दिया है, मतलब उस वृत्त के बारे में कुछ और जानकारी आपको दी, जैसे मान लीजिए छोटा सा ये वृत्त है और इस वृत्त के व्यास के अगर दोनों सिरे मैं कनेक्ट कर देता हूं वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से, ऐसा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। इतना ठीक है क्या? ये पता है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ये व्यास होता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं a से b को, मतलब इसे अपन a बिंदु बोल देते हैं, इसे अपन b बिंदु बोल देते हैं, अगर a से b को जोड़ा जाए तो क्या a से b इस o बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, कोण तो 90 डिग्री का ही होगा। तो क्या आप बता सकते हैं, चूंकि कोण AOB 90 डिग्री है, कितना? 90 डिग्री, इसीलिए AB जो है वो वृत्त का व्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यास। भाई साहब, आपको केंद्र पता नहीं है, ना ही आपको त्रिज्या पता है, लेकिन अगर आपको केंद्र और त्रिज्या पता नहीं है तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर AB व्यास है तो AB का मध्य बिंदु, किसका? AB का। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु ही आपका केंद्र होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब यही चीज आपको देखनी है। यहां पर व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, तो क्या मैं केंद्र निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। काय से? AB के मध्य बिंदु से। AB के मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास x1 और y1 नाम के दो बिंदु हैं तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 हमारा केंद्र होता है या मध्य बिंदु होता है। तो x1 x2 क्या मैं लिख दूं? a प्लस 0 बटा 2,
a बटा 2, 0 प्लस b बटा 2, b बटा 2। तो इस वृत्त का केंद्र यहां कहीं आएगा जिसका मान होगा a बटा 2, b बटा 2। अपन इसको, इस केंद्र को नाम दे देते हैं, c नाम दे दिया, मान लीजिए, दे दिया, बिल्कुल सही है। केंद्र आपके पास है। अभी आपको निकालनी है त्रिज्या। क्या निकालनी है? त्रिज्या। दो तरीकों से निकाल सकते हो, तीन तरीकों से निकाल सकते हो। पहला क्या है, अगर त्रिज्या के बारे में बात की जाए तो त्रिज्या कितनी होगी सर? O से C की दूरी क्या त्रिज्या है? हां जी सर है। यहां से यहां की दूरी त्रिज्या होगी। क्या O से A की दूरी भी त्रिज्या है? हां। अरे केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी तो त्रिज्या होती है, तो चाहे यहां से यहां की दूरी निकाल लो, यहां से यहां की दूरी निकाल लो। लेकिन इनसे सरल तरीका है AB बटा 2, क्योंकि AB व्यास है तो व्यास का आधा तो त्रिज्या हो जाएगी। अब AB दूरी निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में AB जो दूरी होती है, अगर कोई त्रिभुज हमारे सामने समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस साहब हमें ऐसा कुछ कह के गए थे क्या कि C का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस B का वर्ग, या C बराबर A का वर्ग प्लस B के वर्ग का वर्गमूल। तो ये दूरी A है, दूरी यहां से यहां तक की A दी है ना ये, और यहां से यहां तक की दूरी B दी है, तो क्या AB निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या AB बटा 2, AB का मतलब A का वर्ग प्लस B का वर्ग बटा 2। इनसे निकालोगे तो भी सेम आएगा। अब वृत्त की त्रिज्या हमारे पास, वृत्त का केंद्र हमारे पास, अगर हमारे पास त्रिज्या, हमारे पास केंद्र, तो समीकरण किसके पास? हमारे ही पास। ठीक है, तो अगर वृत्त का केंद्र और त्रिज्या आपके पास पता है तो समीकरण क्या होगा? ये होगा x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। अब x माइनस x1 का मतलब x1 कॉमा y1 मतलब केंद्र, a बटा 2 b बटा 2, तो x माइनस a बटा 2 प्लस y माइनस b बटा 2 बराबर वर्गमूल के अंदर a का वर्ग b का वर्ग बटा 2 पूरे का वर्ग। तो भाई साहब क्या यहां से फाइनल समीकरण आपके सामने ऐसा है, x माइनस a बटा 2 का वर्ग प्लस y माइनस b बटा 2 का वर्ग बराबर a का वर्ग b का वर्ग बटा 4। वर्ग करके 2 का हो जाएगा 4। अब या तो ये ऐसा है, ये भी आंसर है। अगर ये आंसर आपको नहीं जमता है, थोड़ा सा और सरल करना है, तो यहाँ a माइनस बी का वर्ग लगा दो, यहाँ पर भी a माइनस बी का वर्ग लगा दो। वो लगाने पर, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि a माइनस बी का वर्ग जो होता है वो ऐसे होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो अगर मैं यहाँ इसे हल करूंगा तो आपको मिलेगा x का वर्ग माइनस इन दोनों का डबल गुणा करके तो सिर्फ मिलेगा 2ax बटा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ax। वैसे ही y का वर्ग by प्लस यहां a बटा 2 का भी वर्ग मिलेगा जो कि होगा a का वर्ग बटा 4, और यहां b का वर्ग बटा 4, और ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटा 4। अब अगर आपको दिख रहा हो तो ये दोनों चीजें बराबर ही तो है। तो यहां से जो समीकरण मिला वो और भी छोटा सा मिला, बड़ा प्यारा सा समीकरण, x वर्ग y वर्ग माइनस ax माइनस by बराबर 0, और यही इसका समीकरण है। और ये जवाब भी है ना, दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्रश्न नंबर 13 इस तरह से समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताते रहो, जब तक बताते रहोगे सवाल चीजें समझ में आती रहेगी। ये सवाल ऐसा था और बड़ा प्यारा था। ऐसा सवाल अगर आपको परीक्षा में 4-5 नंबर में पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी ये। हालांकि वृत्त के अलावा परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त भी ऑप्शन में है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है। यहां हमें फिर से वृत्त का समीकरण निकालना है। केंद्र दिया है और वृत्त पर स्थित एक बिंदु दिया है।
सुनना ध्यान से, केंद्र कितना 2,2 और समी वृत्त पर स्थित एक बिंदु 4,5। आपको क्या वृत्त के समीकरण निकालते समय केंद्र चाहिए? हाँ जी, तो केंद्र दिया है, क्या दिया है? केंद्र जिसे आप x1, y1 कहते हैं वो 2,2 है। क्या आपको त्रिज्या दी हुई है? नहीं दी हुई है। O से A की जो दूरी होती है यही तो त्रिज्या होती है। तो अगर मैं त्रिज्या निकालने की बात करता हूं जिसे R कहा जा सकता है, तो ये R जो त्रिज्या है वो O से A की दूरी के बराबर ही तो त्रिज्या होगी। अरे केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु से दूरी जो केंद्र की होगी वो त्रिज्या होगी। तो बस O से A की दूरी नियम से निकाला जा सकता है। दूरी नियम क्या होता है सर जी? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, इसका वर्गमूल। x2 इसे x2 मान लो तो 4 माइनस 2 2 का वर्ग, 5 माइनस 2 3 का वर्ग, तो आपके सामने ये मिलेगा √13। तो त्रिज्या √13, केंद्र 2,2, तो समीकरण यहां तो आपके सामने बिल्कुल थाली में परोस के दिया हुआ है सवाल। क्या है समीकरण? x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 बराबर r का वर्ग। x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग बराबर r का वर्ग मतलब √13 का वर्ग, √13 का वर्ग 13। ये फाइनल आंसर है। इसे आप चाहे तो a माइनस बी से थोड़ा सरल करके दूसरे वाले रूप में भी बदल सकते हैं। आंसर ये भी है और ये भी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 14 यहां पर समाप्त होता हुआ बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 15। अगर 14 सवाल तक आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। 15वां सवाल है नहीं है, देखते हैं। चलिए ओके, 15 सवाल तो बड़ा प्यारा सवाल है। क्या बिंदु -2.5 और 3.5 इस वृत्त के अंदर है या बाहर है या वृत्त पर स्थित है? तो मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें सवाल में आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगी। सो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो कुछ नहीं है, ऐसा है कि मान लीजिए एक वृत्त है बड़ा सा और इस वृत्त का केंद्र है हमारे पास एक ऐसा, यहां पर कोई केंद्र है। तो अगर ये वृत्त है तो इसकी कोई त्रिज्या तो होगी। ये त्रिज्या है। A नाम का बिंदु ले लेते हैं, O से A की जो दूरी है वो त्रिज्या है। अच्छा, अगर कोई भी एक बिंदु B है जो वृत्त के अंदर स्थित है, तो O से B की दूरी क्या त्रिज्या से कम होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या मैं कह दूं O से B की दूरी OA की दूरी से कम होगी? तो मैं कह सकता हूं कि B वृत्त के अंदर स्थित है। B इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ इनसाइड द सर्कल, ठीक है, और ऑफ द सर्कल अंदर स्थित है। दूसरी बात, अगर कोई बिंदु C है और O से C की दूरी अगर O से A की दूरी के बराबर है, ये दूरी R के बराबर है, तो C बिंदु वृत्त पर स्थित है। C बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित है। और चौथा एक बिंदु है D नाम का बिंदु। अब आप देख सकते हैं अगर मैं O से D की दूरी निकालता हूं तो O से D की जो दूरी है वो OA से बड़ी है। तो जो D नाम का बिंदु है वो वृत्त के बाहर स्थित है। नाउ अगर इतना क्लियर है तो अब सोचने की कोशिश करो कि आपको जिस बिंदु के बारे में बात की गई है, पहले तो वृत्त को देख लो ध्यान से कि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या कितनी है, क्योंकि बिना केंद्र और त्रिज्या के आप ये O और A के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो वृत्त का समीकरण क्या दिया है? वृत्त का समीकरण दिया है x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 25। अगर आप इसकी तुलना इस समीकरण से करोगे x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर r का वर्ग, तो यह समीकरण इसके जैसा ही है।
आर्क का वर्ग 25 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आर का जो वर्ग है वो 25 के बराबर है, मतलब त्रिज्या जो है वो 5 के बराबर है। साथ ही साथ ऐसे वृत्त का केंद्र 0,0 होता है, ये हम जानते हैं। तो ये जो O नाम का बिंदु है ये 0,0 केंद्र होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वो 5 इकाई होगी। अब कुछ नहीं करना, हो सकता है ये -2,5 और 3.5 वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर स्थित हो। तो इस बिंदु की केंद्र से दूरी निकाल लो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक P नाम का बिंदु है, ऐसा कहीं बाहर मान लेते हैं, मान तो लेते हैं अपन बाहर, ठीक। तो क्या मैं P की केंद्र से दूरी निकाल सकता हूं? हां सर निकाल सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी नियम से। दूरी नियम क्या कहता है? वही फॉर्मूला यार, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो x2 माइनस x1 का मतलब है -2.5 में से 0 घटाओ, तो 2.5 ही है ना यार, ये तो 3.5 में से 0 घटाओ तो 3.5। अब इसे इसके दशमलव वाले का योग करना ना बड़ा मुश्किल है, इसे भिन्न में बदल के देखो। 2.5 को आप लोग लिख सकते हैं 5/2 का वर्ग और 3.5 को 7/2 का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहां से ना 5/2 में से और 7/2 में से 2 के वर्ग को बाहर निकाल लिया, तो 5 का वर्ग 7 का वर्ग बटा 2, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 39, ठीक है। तो 25, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग मतलब ये मिला 25 प्लस 39 बटा 2। 25 और 39 हुए 64 नहीं 74, ठीक है। तो ये मिला 74 का वर्गमूल बटा 2। अब यार ये तो पता नहीं कि ये दूरी कितनी है, रियली वी डोंट नो अबाउट दिस। एक बार फिर से देख लेते हैं, 25, 39 और यहां पर बचेगा बिल्कुल 74। अब यार क्या ये 5 से छोटी संख्या है या 5 से बड़ी संख्या है? ये जो त्रिज्या है, अगर मैं OP दूरी बोल देता हूं इसे, तो ये OP दूरी त्रिज्या से कंपैरिजन में क्या है? हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। OP जो है वो √74 है, तो हमें √74 का मान तो पता नहीं कितना होगा, है ना। √74 का मान नहीं पता कितना होगा, ठीक है। तो क्या ये R से छोटी है कि बड़ी है, ये कंपेयर कैसे करें? तो सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से। OP दूरी किस वर्गमूल के पास में है? तो √74 या एक किस ऐसी संख्या के पास में जिसका पूर्ण वर्ग आपको पता हो। तो √74 64 और 81 के बीच में है। देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, एक अजीब सी चीज आपको मिलेगी। क्या 74 64 और 81 के बीच में है? हां, तो 74 का जो वर्गमूल है 64 का वर्गमूल और 81 के वर्गमूल के बाद बीच में होगा। 81 का वर्गमूल मतलब 9। आपको चाहिए 74/2, तो सब दूर 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग दोगे तो क्या 74/2 या √74/2, यहां पर 2 से भाग दोगे तो 4.5 और यहां पर 2 से भाग दोगे तो 4, मतलब 4 √74/2 का जो वर्गमूल है वो 4 और 5 के बीच में होगा। और अगर कोई संख्या 4 और 5 के बीच में है तो वो 5 से तो 4 और 4.5 के बीच में होगा। यदि कोई संख्या 4.5 से छोटी और 4 से बड़ी है तो 5 से तो छोटी होगी ना भाई। अगर 5 से छोटी होगी तो आई कैन से कि जो OP है वो त्रिज्या से छोटा है, और अगर OP त्रिज्या से छोटा है तो ये P नाम का बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होगा, ना कि बाहर स्थित होगा। दैट इज द फाइनल आंसर। देख लो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कमेंट, कोई इशू, कोई नाराजगी अगर प्रश्न से हो
तो प्रश्न को छोटा भाई समझ के माफ कर देना। डन है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें पता है एक चीज और भी है, एक चीज और भी है जिससे जिस तरीके से निकाला जा सकता है। ये 25 को वहां भेज दो, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 25, ऐसा रख के देख लो। और उसके बाद ये जो आता है ना 7 माइनस 2.5 और 3.5, x और y की जगह वो बिंदु रख के देखो। वो बिंदु रखने के बाद अगर आपको पता चलता है कि ये चीज ऋणात्मक आती है तो ये अंदर होगा वृत्त के। अगर ये चीज धनात्मक आती है मतलब x का वर्ग प्लस y का वर्ग में आपको कुछ नहीं करना, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं यहां पर लिखने के लिए कि जो बिंदु आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको चाहिए था 2.5 और 3.5 ऐसा कुछ, तो वृत्त का समीकरण ऐसा था ना, इसको ऐसा लिख सकते थे क्या? हाँ, तो आपने इस बिंदु को इसमें रखना है, -25। अब अगर ये यहां से 3 केसेस आ सकते हैं, अगर ये चीज ऋणात्मक आती है तो या ये 0 आ जाए या धनात्मक आ जाए। अगर ये संख्या ऋणात्मक आती है तो ये बिंदु वृत्त के अंदर है, अगर 0 आती है तो वृत्त पर स्थित है, और धनात्मक है तो वृत्त के बाहर स्थित है। इतनी सी बात है बस। ये सवाल भी यहां पर समाप्त होता हुआ। इस सवाल के साथ हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रश्नावली के समाप्ति की घोषणा की। अगर आप लोग इन वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देखते रहिए। अगर आपको वहां पर लेक्चर्स मिलने में कोई दिक्कत है, ढूंढने में परेशानी है, तो जाइए www.magnetbrains.com पर। वहां पर जाकर आपको CBSE हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको गणित विषय की NCERT दिख जाएगी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, मेरा फोटो यहाँ बना हुआ है ना, जैसे क्लिक करेंगे मेरे फोटो पे क्लिक कर देना, वॉच नाउ पे कर देना, जहां आपका मन पड़े कहीं भी क्लिक करोगे आपको चीज खुल जाएगी। यहां पर ऐसा पाठ्यक्रम का परिचय खुलेगा पूरा, ठीक है। मेरा नाम यहाँ लिखा रहेगा बढ़िया सुंदर अक्षरों में, और मेरा फोटो भी रहेगा सुंदर अक्षरों में, मतलब फोटो थोड़ा सुंदर रहेगा, ऐसा ही है। और उसके बाद यहाँ पर हम बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें आपको लिखी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। नीचे पाठ्यक्रम परिचय वाली जो चीजें हैं यहाँ आप देखोगे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया उस पे किसी भी चैप्टर पे, तो वो चैप्टर जितने वीडियो में आपको पढ़ाया गया है उतने वीडियो वहां खुल जाएंगे। अब आपको उस चैप्टर का कोई टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, प्रश्नावली पढ़नी है तो प्रश्नावली का नाम लिखा रहेगा। आपको उसको क्लिक करके देखना है, मतलब बस देखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये कहानी है कक्षा 11वीं की। आगे आपको पता है कि 6ठी से 12वीं तक चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, किसी भी मीडियम से हो, हिंदी या अंग्रेजी, मैग्नेट ब्रेन्स सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। तो क्या करना है सर, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस चैनल और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।